हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विधि गुरु में। और जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे लिमिटेशन है, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। कल हमने सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम शुरुआत करेंगे सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन। बार ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 3 बताता है हमें कि कोई भी बात जो विहित काल के पश्चात विहित काल के पश्चात अगर संस्थित किया जाएगा तो क्या होगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा। कोई भी अगर बात विहित काल के पश्चात संस्थित किया जाएगा तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक और कंडीशन है। क्या अब क्वेश्चन उठता है, क्या प्रतिरक्षा में डिफेंस ने ये बात उठाई थी कि मामला लिमिटेशन बार्ड है या नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डिफेंस ये बात नहीं भी कह रहा है कि लिमिटेशन बार्ड है मामला या नहीं है, तो अब भी ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो देखे कि मामला लिमिटेशन के अंतर्गत आता है या नहीं आता। अगर लिमिटेशन बार्ड है तो मामले को खारिज कर देगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम इसके क्लोज 2 की तरफ। क्लोज 2 में बताया गया है बाद कब से संस्थित माना जाएगा। 3 पॉइंट में हम डिवाइड करते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बाद की संस्थिति। दूसरी हम बात करते हैं मुजरा व प्रतिदावा। लास्ट में हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। बाद की संस्थिति के मामले में क्या है, हमने 3 तरह से इसे बांटा है। बाद की संस्थिति में कब कैसे संस्थित माना जाएगा, तो हमने 3 तरह से इसे बांटा है कि भाई ऑर्डिनरी सूट है या पोपर सूट है या फिर कंपनी द्वारा। तो कब कब संस्थित माना जाएगा, ये कब कब माना जाएगा? तो भाई ऑर्डिनरी सूट में तो इन्होंने सीधा सीधा सिंपल बता दिया है कि जो प्रॉपर ऑफिसर होगा उसके समक्ष प्लेंट जिस दिन प्रस्तुत कर देंगे तब से बात को संस्थित माना जाएगा। ठीक है, पोपर सूट में बता दी गई है। पोपर सूट इसका क्वेश्चन बन जाता है कि पोपर सूट के मामले में कब से बात संस्थित माना जाता है। तो पोपर सूट के लिए आपने जैसा सीपीसी में पढ़ा होगा कि एक आवेदन देना पड़ता है हमें पहले न्यायालय के समक्ष अपने आप को अंकिचन घोषित कराने के लिए। ठीक है, अंकिचन बात दायर करने के लिए। तो वो जो आवेदन की ही तिथि है ना, आवेदन की तिथि से ही बात को संस्थित माना जाएगा। ठीक है, और इसमें बता दिया गया है कि भाई जो दावे का परिधान जिस दिन से हम कंपनी के मामले में दावे का परिधान शासकीय समापक को कर देंगे, जिस दिन से शासकीय समापक को दावे का परिधान कर देंगे वो तब से ही संस्थित माना जाएगा। ठीक है, मुजरा और प्रतिदावा इनके मामले में क्या होगा, ऑर्डर 6 में पढ़ते हैं हम। ठीक है, ऑर्डर 6 में ही तो पढ़ते हैं, नहीं ऑर्डर 8 में पढ़ते हैं। ऑर्डर 8 सीपीसी 8(6) में तो है मुजरा और 6A to D है प्रतिदावा। ठीक है, मुजरे में तो इन्होंने बताया गया है जिस दिन बाद में मुजरे का अभिवचन किया गया है, जिस दिन अभिवचन मुजरे का किया गया उस दिन से सेट ऑफ मामला संस्थित माना जाएगा। प्रतिदावा इस काउंटर क्लेम के मामले में इन्होंने बताया गया है जिस दिन प्रतिदावे का अभिवचन किया गया है, प्रतिदावा संस्थित किया गया है कोर्ट के समक्ष, उस दिन से ही संस्थित माना जाएगा। हाई कोर्ट के मामले में क्या बताया है कि जो प्रॉपर ऑफिसर होगा उसके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, उसे दे दिया गया है मामला। ठीक है, तब से ही संस्थित माना जाएगा, ये कहता है सेक्शन 3। अब इससे आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 बात करता है कि भाई जिस दिन अवसान हो रहा है हमारे लिमिटेशन पीरियड का, अवसान पर न्यायालय बंद है तो क्या होगा, मीन्स इसे जनरल वे में समझिएगा। मान लीजिएगा आज मैं कोई मुकदमा है मेरा और मैं उसे संस्थित करना चाहता हूं और उसका लिमिटेशन पीरियड 25 जून 2023 को खत्म हो रहा है।
लास्ट डे था 25 जून 2023 और मैंने 24 तक मुकदमा दायर नहीं किया। मैं तो लास्ट दिन ही करूंगा, आलसी हूँ। कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल अंत समय पे करना है, कोई भी परेशानी आई तो हमने कहा कि भाई हम तो 25 जून को ही कर रहे हैं, परंतु 25 जून को क्या हुआ, संडे, कोर्ट ऑफ है। तो अब क्या होगा, अब हम लिमिटेशन बाढ़ हो गए। इन्होंने ऑप्शन दिया, इन्होंने कहा ठीक है, अगर आपका लास्ट दिन क्या पड़ा, छुट्टी का दिन पड़ा है, तो नेक्स्ट डे जब कोर्ट ओपन होगा, आप मामले को संस्थित कीजिए। चाहे वो अब मंडे को खुले, ट्यूसडे को, जिस दिन भी नेक्स्ट डे खुलेगा वो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, ये है सेक्शन 4, इससे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार प्री में आता है कि अगर न्यायालय बंद है लास्ट डे तो कब होगा, नेक्स्ट डे, जब भी कोर्ट खुलेगा। सेक्शन 5, ठीक है, जिसे बोलते हैं कंडोनमेंट ऑफ डिले, भी हम आम भाषा में जनरली बोलते हैं, और इसे कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, लिमिटेशन पीरियड का एक्सटेंशन किन मामलों में हम कर सकते हैं। पहली बात, ये कहां लागू नहीं होगा, एक्सटेंशन लागू नहीं। ये सेक्शन किस पे लागू नहीं होगा, दो चीजों पे लागू नहीं होगा। प्री में आता है बहुत बार बाद, और ऑर्डर 21 सीपीसी, एग्जीक्यूशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों पे ये लागू नहीं होता है। प्री का क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड पूछता है। ठीक है, कहां, अर्थात अब कहां लागू होगा, तो लागू के लिए हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। लागू में हमने इसे बताया कि भाई आवेदन और अपील पर लागू है। ठीक है, मींस सेक्शन 5 एक्सटेंड अगर हमें अपना लिमिटेशन पीरियड कराना है तो सिर्फ आवेदन और अपील के मामले में करा सकते हैं। बाद नॉर्मल सूट और ऑर्डर 21 सीपीसी अर्थात एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए जो आवेदन किया जाएगा उन पे ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये लागू, इसका इसमें क्या बताया गया, इसमें कहा है कि जो आवेदन करता है या अपीलार्थी है वो न्यायालय को रीजनेबल कोज दे दे कि मेरे पास रीजनेबल कोज से किस समय के साथ मैं दायर नहीं कर पाया, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो न्यायालय उस समय को बढ़ा देगी। ठीक है, बस 5 में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्री के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 बहुत मोस्ट है, याद रखना, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लीगल डिसेबिलिटी, लीगल विधिक निर्योग्यता, लीगल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। अब इसमें हम सबसे पहले बात बताएंगे, सब इसे जो है ना हमने 5 पॉइंटों में बांट लेना है। 5 क्लोज हैं, 5 पॉइंटों में पढ़ेंगे। पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहानी में याद रखना, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली चांसेस होते हैं आता है। पहले तो याद रखो लीगल डिसेबिलिटी सेक्शन 6 में कितने प्रकार की दी गई है, पूछा गया क्वेश्चन है, आ जाता है 3 प्रकार की लीगल डिसेबिलिटी है सेक्शन 6 में। कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट यही लिख लेते हैं, सेक्शन 1 में बताया गया, क्लोज 1 में, माइनर हो, पागल हो या जड़ हो। ठीक है, माइनर, पागल और जड़ 3 प्रकार के लोग हैं। ये 3 प्रकार की डिसेबिलिटी है। अगर ऐसी कोई डिसेबिलिटी है तो क्या करेंगे, यहाँ क्लोज 1 में बताया गया है, तो भाई जिस दिन वो समाप्त हो जाएगी, जिस दिन समाप्त हो जाएगी तब से समय चलना प्रारंभ होगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। मिस इसको समझ लीजिएगा, क्लोज 1 में वो कहना क्या चाह रहा है। अगर किसी व्यक्ति को माइनर है, पागल है या जड़ है, मतलब लीगल डिसेबिलिटी है, और उसके पास 3 माह का समय था कोई मामला दर्ज करने के लिए, लिमिटेशन थी, अब उसका समय जब काउंट होगा तो कैसे होगा, वो तो माइनर था पहले, तो माइनर था, तो अब मान लीजिएगा 2 साल का बच्चा है, वो कैसे दर्ज करेगा मामले को। वो कह रहे हैं जिस दिन वो 18 साल का हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, उसकी लिमिटेशन पीरियड तब से काउंट करेंगे हम, तब से उसे 3 माह मिलेंगे मामले को दर्ज करने के लिए अपने। ठीक है, अब वो बता रहा है कि अगर उस आदमी को 2 निर्योग्यताएं हैं, अब समझ लीजिएगा। तो अब इसमें इसका आंसर यहाँ याद रखना, आंसर पहले पकड़ लेते हैं, जब दोनों समाप्त हो जाएंगे। इसे कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे,
भाई मान लीजिए कोई आदमी माइनर है, अभी वो 10 साल का बच्चा है, उसके लिए कोई बात हेतु उत्पन्न हुआ और मामले को दर्ज करना चाहता है, लिमिटेशन पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है, साथ में वो पागल भी है। अब क्या करेंगे, दो नियोग्यता होगी। अब 18 में मेजर तो हो गया परंतु है तो पागल, तो वो कह रहे हैं जब उसका पागलपन ठीक हो जाए, जब दोनों नियोग्यताएं समाप्त हो जाए, तब से हम लिमिटेशन पीरियड को काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर भाई ये जो नियोग्यता है 3 तरह की और ये उसकी मृत्यु तक ही बनी रहती है, मृत्यु तक बनी रहती है, तो टाइम पीरियड कैसे काउंट होगा? वो कह रहे हैं भाई अगर मृत्यु तक ही वो पागल का पागल ही रह गया, या फिर मान लो माइनर ही मर गया, वो 17 साल की एज में मर गया, 16 साल की एज में, तो जो उसका लीगल ईयर्स आएंगे उन्हें कितना टाइम मिलेगा? सेम टाइम जो प्रेस्क्राइब्ड है वो वहां से उसकी डेथ की डेट से काउंट किया जाएगा। जितना भी लिमिटेशन था, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 2 माह, जो भी है वो उस दिन से काउंट होगा, फिर जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद से उसके लीगल ईयर्स के लिए। ठीक है, अगर वो बात कर रहा है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि भाई मृत्यु हो गई पागलपन में ही या माइनर होते हुए या जड़ होते हुए, वो लीगल ईयर्स को सेम टाइम की बात करती है हमने तीसरे क्लोज में, पर वो कह रहा है फोर्थ में कि जो लीगल ईयर्स हैं उसके वो भी नियोग्य हैं, इनमें से किसी पॉइंट के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अब क्या होगा? आपको कहता है तो ठीक है, अगर लीगल ईयर्स भी नियोग्य हैं तो क्या करो, सब क्लोज 1 और 2, 1 और 2 के नियम एज इट इज लागू कर दो इसके लिए भी। ठीक है, इससे अलग क्या है, जो उस पर लागू थे वही नियम उस पर लागू कर दे। ठीक है, अब बात कर रहा है वो कि भाई नियोग्य है कोई व्यक्ति, वो ठीक हो गया, मान लीजिएगा माइनर था, 18 साल में मेजर हो गया, अब उसका टाइम चलना शुरू हो गया। ठीक है, और 6 माह बाद मान लीजिए उसे 1 साल का टाइम था मुकदमा दर्ज करने का, 6 माह बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो अब जो उसके लीगल ईयर्स आएंगे उसे कितना समय मिलेगा, उसके लिए क्या लिमिटेशन होगी? तो वो कह रहे हैं भैया जो लीगल ईयर्स है, जो बचा हुआ समय बचा है ना, 6 माह बचा है या जितना भी समय बचेगा वो मिलेगा, अभी समय कोई एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा, वही समय मिलेगा। और इसमें याद रखना जो ये माइनर है, माइनर में एक्सप्लेनेशन में ही दे रखा है, एक्सप्लेनेशन में कि माइनर में चाइल्ड इन वोम, जो गर्भ में बच्चा है वो भी इंक्लूड होता है, वो भी माइनर ही माना जाता है। ठीक है, ये सेक्शन 6, और इसे ध्यान से याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। अब आगे चलते हैं इसके सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 बात किस चीज की कर रहा है? सेक्शन 7 आपको बता रहा है कि अगर मान लीजिए कई व्यक्ति हैं, कई वादी हैं, एक से अधिक, सेक्शन 7 कई वादी या प्रतिवादी, उनमें से एक, उनमें से कोई नियोग्य, तो क्या होगा? मान लीजिए किसी मामले में 3 वादी हैं, 3 वादी में से एक नियोग्य है, तो अब कैसे चलाओगे? समय का चलना कब से प्रारंभ करोगे उसके लिए? भाई वो कह रहे हैं कि इसे 2 पॉइंट में बांट दिया, जो वादी, जो नियोग्य व्यक्ति है, अगर उसकी सहमति के बिना उस बात का उन्मोचन हो सकता है, और एक कह रहा है सहमति के बिना बात का उन्मोचन नहीं हो सकता। बिना उन्मोचन नहीं, 2 पॉइंट में याद कर लेंगे हम। वो कह रहा है अगर सहमति के बिना उन्मोचन हो सकता है तो उसी दिन से चलना प्रारंभ हो जाएगा, समय उसी दिन से काउंट करना शुरू कर देंगे, और उसके बिना नहीं हो सकता तो जब वो नियोग्यता से मुक्त हो जाएगा तब से ही स्टार्टिंग होगी। ठीक है, ये सेक्शन 7 है। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 क्या बता रहा है? सेक्शन 8 एक्सेप्शंस, स्पेशल एक्सेप्शंस। सेक्शन 8 बात कर रहा है स्पेशल एक्सेप्शंस की। इसने कहा है कि जो हमने सेक्शन 6 और 7 में पढ़ा है
ठीक है, वो कहाँ लागू नहीं होगा। सबसे पहला मामला इन्होंने बताया है कि सुपाधिकार के मामलों में लागू नहीं होता है। इन्होंने कहा भाई सुपाधिकार पर सेक्शन 6 और 7 लागू नहीं होता, ये एक्सेप्शन है इसका। ठीक है, और दूसरे में इसने बताया है कि भाई अगर कोई व्यक्ति निरोग्य था या वो मरा है जब से, तो लिमिटेशन कैसे को इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 3 इयर्स हो सकता है, उसके पश्चात लिमिटेशन। मान लीजिए किसी मामले का लिमिटेशन ईयर 5 ईयर है और वो व्यक्ति निरोग्य रहा 10 साल या 20 साल। इसने कहा जब निरोग्यता समाप्त होने के बाद या मृत्यु के पश्चात हम उसे बस मैक्सिमम टाइम कितना देंगे, 3 ईयर। चाहे उसका लिमिटेशन पीरियड 60 वर्ष था या 100 वर्ष था या 50 वर्ष था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निरोग्यता जिस दिन समाप्त होगी उसके पश्चात हम मैक्सिमम 3 इयर्स रख सकते हैं उसे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, सेक्शन 9 ये पूछा जाता है सुपाधिकार वाला, बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, स्पेशल डायरेक्ट पॉइंट बना के सिर्फ सेक्शन ही पूछ लेता है। सेक्शन 9 सीधा सीधा बस सिर्फ सेक्शन पूछता है, क्या है, समय का निरंतर चलते रहना। चलते रहना, समय का निरंतर चलते रहना। समय निरंतर कैसे चलेगा, आप सोचिएगा, एक बार अगर समय चलना प्रारंभ हो गया तो समय रुकता नहीं है। ये तो प्रकृति का नियम है कि समय किसी के रोके से नहीं रुका। तो यहाँ भी वो यही कह रहा है कि अगर आप आज सही हो और आपका बाद हेतु उत्पन्न हुआ और आपकी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो चुकी है, तो अब बीच में चाहे आप पागल हो जाओ, जड़ हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपका समय रुक के नहीं देगा, आपका समय कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है, परंतु इसका एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है इसका, समय रुक सकता है। कब रुक सकता है, समय रुक सकता है कि अगर लेनदार की संपदा के प्रशासन का मामला है और प्रशासन पत्र लेनदार ने संपदा का प्रशासन पत्र अपने ऋणी को ही दे दिया है, ठीक है, अनुगत कर दिया है, तो वो जितने दिन तक वो प्रशासन चलेगा तब तक बीच के समय को सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका एक एक्सेप्शन है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बात कर रहा है, ट्रस्टी न्यासियों की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई अगर किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु, ठीक है, कोई संपत्ति न्यस्त कर दी गई है किसी में, तो जिस व्यक्ति में वो न्यस्त की गई है या उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध अगर हमें कोई बात लाना है, ट्रस्टीज पे बात लाना है, तो उसके लिए तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, नो लिमिटेशन, मना कर दिया गया, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, हिंदू मुस्लिम बौद्ध, ठीक है, 3 लोग दिए हैं, हिंदू मुस्लिम बौद्ध, धार्मिक या खैराती विन्यास के लिए कोई संपत्ति न्यस्त करता है किसी में, ठीक है, तो उसे विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही न्यस्त माना जाएगा। ये बात पता है विशिष्ट प्रयोजन में कि हिंदू मुस्लिम बौद्ध 3 चीजें हैं, इसमें ध्यान रखना है, प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आजकल ट्रेंड में है कि हिंदू मुस्लिम बौद्ध धार्मिक या खैराती विन्यास के लिए अगर कोई संपत्ति न्यस्त कर रहा है तो उसे विशिष्ट प्रयोजन के लिए न्यस्त मानी जाएगी, और जो उस संपत्ति का प्रबंधक होगा उसे न्यासी अर्थात ट्रस्टी माना जाएगा। ये बात कह रहा है सेक्शन 10। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, हम सिंपल सी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर, ठीक है, जो संविधाएं हुई हैं जहां इस एक्ट का विस्तार नहीं है, उसके बाहर, जहां मतलब मान लीजिएगा इस एक्ट का विस्तार कहाँ है, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। ये पहले इंपॉर्टेंट था क्योंकि जम्मू कश्मीर को भारत का पार्ट नहीं माना जाता था, स्पेशल था क्योंकि उस पर यह एक्ट लागू नहीं हो रहा था। अब इसका औचित्य खत्म हो जाता है, फिर भी बस इसका नाम याद रखना, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रहते। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में जल्दी आपको इससे आगे का पार्ट करके इसे समाप्त किया जाएगा। धन्यवाद।